जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक उसी तरह से विद्युत दो ध्रुव में भी दो ध्रुव होते हैं, जिसमें से एक होता है प्लस चार्ज धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। जैसे मान लीजिए एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश। जो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसको लिखा गया 2a। तो जब कभी भी हम लोग एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश का युगल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। अब एक बात यहाँ पर आपको समझना है कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आप ले रहे हैं तो दोनों का जो परिमाण है वो समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया +2q और यहाँ पर ये धनात्मक आवेश लिया और यहाँ पे लिया -q, तो इन दोनों का जो परिमाण है वो समान नहीं है, मतलब इनको हम लोग द्विध्रुव नहीं बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग दोनों आवेशों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो कुल योग है वो कुल योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो द्विध्रुव के लिए कुल आवेश हमेशा कितना होता है? 0 होता है। लेकिन दिमाग में फिर ये बात नहीं आना चाहिए कि अगर कुल आवेश 0 है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। हाँ, अगर आप द्विध्रुव से काफी दूर जा रहे हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं होता, खास करके वो बिंदु अगर द्विध्रुव के नजदीक हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो ऐसे ही बिंदु के बारे में बात करेंगे जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कुछ वहां पर विद्युत क्षेत्र मिलता है और वो विद्युत क्षेत्र जिस तरह से लिखा जाता है वही हम लोग देखेंगे अगले इसके बाद के पार्ट में। यहाँ पर आपको समझना है कि जो द्विध्रुव होता है वो एक तरह का चुंबक होता है। यह चुंबक में नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक उसी तरह से द्विध्रुव के केस में यहाँ पर भी दो ध्रुव होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉर्थ या साउथ ना बोलकर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे हमने बात किया कि एक द्विध्रुव है, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है, यहाँ एक ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जो बीच की दूरी है वो दूरी है 2a। उसी 2a को हम लोगों ने यहाँ पे केंद्र से, ये केंद्र है, सेंटर जिसको लिखा गया, तो केंद्र से यहाँ की दूरी a है और ये a है, कुल दूरी कितनी हो गई? 2a। अब इसी केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P। हमें ये पता करना है कि इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो जो ये बिंदु है इसको बोलते हैं अक्ष बिंदु। अक्ष मतलब एक्सेस। तो जो लाइन, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इन दोनों आवेशों को जोड़ रही है, तो उसी लाइन पर किसी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र पता करना चाहते हैं तो उसी बिंदु को जो इसी लाइन पर ही होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष या एक्सिस पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, अगर मुझे बिंदु P पर इन आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र पता करना है, इन आवेशों की वजह से, तो मैं क्या करूंगा? पहले देखूंगा कि किस आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक आवेश इस बिंदु के नजदीक है और दूसरा आवेश इस बिंदु से दूर है, और हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ इस सूत्र से हम लोग देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ अगर दूरी ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। इसीलिए बिंदु जो यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश है, इन दोनों आवेशों की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहेगी, प्रबलता जो रहेगी, वो अलग अलग रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ इनवर्स है, मतलब व्युत्क्रमानुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी कम होगी तो क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो धनात्मक आवेश है बिंदु P इसके नजदीक है। अगर धनात्मक आवेश बिंदु P के नजदीक है, इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक आवेश की वजह से बिंदु P पर क्षेत्र की प्रबलता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ऋणात्मक आवेश दूर है, यानी प्रबलता क्या होगी? कम होगी। तो प्रबलता को बताने के लिए, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, उसकी तीव्रता को बताने के लिए हम सदिश यानी वेक्टर का यूज करते हैं। अब धन आवेश की वजह से जब आप वेक्टर बनाते हैं, सदिश बनाते हैं, तो हमेशा धन आवेश से दूर की तरफ बनाया जाता है। यानी जब आप यहाँ पर वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ से दूर की तरफ होगा इस तरह से।
दूर जाते हुए। इसको लिखा गया विद्युत क्षेत्र धन आवेश की वजह से। ठीक उसी तरह से जब इस बिंदु पर आप बनाएंगे ऋण आवेश की वजह से, तो ऋण आवेश के लिए ये नजदीक होगा, यानी आवेश की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर ऋणात्मक आवेश के लिए ऐसा बनेंगे, क्योंकि ऋण आवेश के लिए जो सदिश होता है वो आवेश की तरफ बनाया जाता है, और जो धन आवेश होता है उसके लिए आवेश से दूर बनाते हैं। जो एरो बनता है, सदिश बनता है, वो दूर जाते हुए बनता है। अगर आप दोनों सदिश की लंबाई देखें, दोनों रेखाओं की लंबाई देखें, तो यहाँ पर ऋण आवेश के लिए जो लंबाई है वो कम है, छोटा है, और धन आवेश के लिए कैसा है, बड़ा है। क्यों ऐसा? क्योंकि धन आवेश के लिए सदिश की तीव्रता ज्यादा है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये हो गया धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया ऋण आवेश की वजह से। किसका यहाँ पर मान ज्यादा दिख रहा है? धन आवेश। अगर धन आवेश का मान ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा, प्रभावी विद्युत क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट, वो धन आवेश की दिशा में ही होगा। मतलब बिंदु P पर दोनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन जो प्रभावी होगा, दोनों का रिजल्टेंट जिसको बोलते हैं, वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि उसका जो मान है वो ऋण आवेश से ज्यादा है। अब हम लोग इनका जो होगा फॉर्मूला, वैल्यू, उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखे देंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र धन आवेश की वजह से, उसको लिखा जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। धन आवेश लिखेंगे प्लस क्यू बटे। अब देखिए बिंदु P से बिंदु C की दूरी R है, और ये जो धन आवेश है और जो C है उसकी दूरी A है। हमें ये दूरी चाहिए बिंदु P से धन आवेश की। तो अगर ये पूरी दूरी R है और ये A है, यानी जो ये दूरी होगी वो हो जाएगी R माइनस A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R माइनस A स्क्वायर, जैसे फॉर्मूले में स्क्वायर आता है इसलिए स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जब हम लोग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की वजह से, तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऋण आवेश मतलब माइनस क्यू बटे। अब यहाँ से देखिए बिंदु P से C की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ की दूरी A है। ये कुल दूरी हो जाएगी R प्लस A स्क्वायर। तो देखिए हम लोग के पास दोनों है। अगर आप यहाँ पर वेक्टर लिखते हैं तो हम लोग लिख देते हैं P के, ये P क्या है, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। ये जो होता है वो एकांक सदिश होता है। ये जैसे यहाँ लिखते हैं वैसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब जब आप बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो लिखा जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र EP बराबर, ये दोनों का योग हो जाएगा, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का योग यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q और Q ये भी दोनों में है, तो वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो दोनों हम लोग उसको कॉमन लिख देते हैं, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे रखा गया 1 डिवाइड बाई R माइनस A स्क्वायर, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस ऋणात्मक आवेश है इसलिए माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस A स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये यहाँ जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे, साथ में हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी लिख लेंगे, तो हो जाएगा A स्क्वायर जिससे मतलब R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीच में ऋण है, माइनस साइन है, इसका मतलब इसको जब हम लोग लिखेंगे जिसमें जहाँ माइनस आता होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस आता होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे, ये लिखा जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2RA, बट वो माइनस ये माइनस प्लस, तो प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस A स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको समझ के लिखिएगा।
अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, क्योंकि ये धन है, ये ऋण है, ये ऋण है, ये धन है, तो चले जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ रहे और 2 आ रहे, तो कितना हो जाएगा 4 आ रहे। तो अगले पेज पे देखते हैं, ये लिखा जाएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यही हो गया 4RA और ये यहाँ पर जो जैसा लिखा हुआ था ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब कभी भी एक आप द्विध्रुव लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिया प्लस और यहाँ पे लिया माइनस, और इनके बीच की दूरी जो है वो 2a है, तो कोई भी द्विध्रुव जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसकी किसी भी बिंदु पर तीव्रता बताने के लिए, या फिर उस द्विध्रुव के थ्रू, उस द्विध्रुव की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र बन रहा होता है उसकी तीव्रता बताने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नाम लेते हैं जिसको बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग लेटर P से लिखते हैं। ये एक सदिश राशि है। तो जो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बताता है कि अगर कोई एक द्विध्रुव है तो उसका जो भी विद्युत क्षेत्र होगा उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी। तो समझने के लिए आप ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये आघूर्ण होता है वो बताता है कि किसी द्विध्रुव की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता ज्यादा होगा या कम होगा। कहीं कहीं उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो काफी आसान होता है। जब आप आघूर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी का। दूरी कितना है? 2a, तो यहाँ लिख देंगे 2a। और जो दोनों आवेश हैं प्लस q और माइनस q, उनका वो जो परिमाण होता है उनके बराबर होता है। परिमाण कितना है? q, हो गया q। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बना वो बना q गुणे 2a। तो q गुणे 2a ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे आघूर्ण लिखना है तो मेरे पास q, 2 और a होना चाहिए। यहाँ देखिए q है, a है, 2 यहाँ 4 है, तो 4 को 2 into 2 लिख देंगे तो बात बन जाएगा। तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखेंगे 2QA। तो देखिए 4 को 2QA लिखा तो 2QA। बाकी जो ये R रह गया, एक R रह गया है और एक 2 रह गया है, तो उनको हम लोग अलग से लिख देते हैं, बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? आघूर्ण हो गया। तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आघूर्ण हो गया तो इसको P लिखेंगे और यहाँ 2R पहले से है तो 2PR बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ये अपना हो गया बिंदु P पर आवेश या कुल विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा अजम्पशन करते हैं, कुछ ऐसा कुछ मानते हैं। तो हम लोगों ने क्या माना? मान लीजिए जो R है केंद्र से बिंदु P की दूरी वो बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, A के मुकाबले। जो यहाँ पर A है उसके मुकाबले R बहुत ज्यादा है। अगर A के मुकाबले R बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब इसका मतलब A बहुत ही छोटा नंबर हुआ। तो अगर A बहुत छोटा नंबर हुआ तो जो A का ये है, A स्क्वायर है, उसको हम लोग शून्य मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो लिखेंगे हम लोग EP बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2PR बटे, इसको लिखेंगे R पावर 4, क्योंकि A स्क्वायर 0 हो गया, R स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? R पावर 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक R कैंसिल हो रहा है। लिखेंगे EP बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2P डिवाइड बाई R क्यूब। यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे।
अब देखो अगर यहाँ पर आघूर्ण पर वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब उसके पास मान के साथ साथ दिशा भी होगा। तो उसका दिशा कहाँ से होता है? तो उसका दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, ठीक उसके विपरीत जो आघूर्ण होती है उसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश, मतलब इस तरफ, तो ऋण से धन की तरफ। अब अगर आप यही बात यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ऋणात्मक आवेश है, जो धनात्मक आवेश है, तो आघूर्ण की दिशा होगी ऋणात्मक से धनात्मक, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आघूर्ण। अब देखिए आघूर्ण इधर है मतलब बाएं तरफ है, और जो बिंदु P है उसमें जो प्रभावी क्षेत्र है वो भी किधर है? बाएं तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों की दिशा समान है, इसलिए यहाँ पर, यहाँ जो हमारा आखिरी आंसर है उसमें समझिए यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ जो प्लस है वो प्लस बता रहा है कि बिंदु P पर जो प्रभावी क्षेत्र है और जो ध्रुव आघूर्ण है दोनों की दिशा समान है, दोनों एक ही दिशा में है। तो ये होता है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।